हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी ने अपना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है सीजीएल 2022 का। बहुत सारे बच्चों को अपने जॉब मिल गई है, कुछ बच्चों को ड्रीम जॉब मिली, कुछ बच्चों को नहीं मिली है। उनमें से जो ज़्यादातर संख्या में है वो हमारे पीएसए भाई बहन लोग हैं, जिसके लगभग 19,636 वैकेंसी थी। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। अब बहुत सारे लोग बेचैन हैं कि हमें पीए मिलेगा, ऐसे मिलेगा, हमें होम पोस्टिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, सर मेरी रैंक कितनी है, AIR इतनी है, कैटेगरी रैंक कितनी है, इतनी है, सर मुझे होम पोस्टिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सर मुझे कहाँ मिलेगा। तो देखो, इन सब बातों पे आप ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ एक बात पे ध्यान दीजिए कि आपको जॉब मिल गई है। और PASA मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तो एक खासियत है कि विद इन अ ईयर आप 1 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो होम पोस्टिंग की चिंता मत करिए। हम बोलते हैं यूपी वाला अगर तमिलनाडु भी गया ना, 1 साल 1.5 साल तब कर लेगा, वहाँ का कल्चर जान लेगा, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर आपने इतने साल वेट किया है सरकारी जॉब के लिए, 5-6 साल मेहनत की है, कड़ी तपस्या की है, तो 1-2 साल और कड़ी तपस्या कर लो। साथ साथ उस कड़ी तपस्या का आपको पेमेंट भी मिलेगा, आपकी सैलरी भी मिलेगी, इन हैंड सैलरी 45-46 हज़ार मिल जाएगी। तो होम पोस्टिंग की चिंता मत करो। जिनको मिल जाए सो फार सो गुड, कंग्रेचुलेशन, ठीक है। जिनको नहीं भी मिल रही तो वो भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको कहीं भी मिलती है, ऑल ओवर इंडिया की किसी भी पार्ट में मिलती है, आपको 1-2 साल ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करनी है। उसके बाद 1 साल के बाद रूल 38 अप्लाई करिए। जहां आपने रूल 38 अप्लाई किया है, जैसे वहां वैकेंसी क्रिएट होती है, अगर वैकेंसी अवेलेबल होती है, तुरंत आपको ले लिया जाएगा। तो आप लोग इस बात की चिंता बिल्कुल मत करिए। मत सोचिए कि मेरी AIR इतनी है, कैटेगरी रैंक इतनी है, मुझे होम पोस्टिंग मिलेगी नहीं। चिल रही है। चिल रहने के बाद जॉब करिए और 1-2 साल अपने घर आ जाइए। इनकम टैक्स और एक्साइज जैसा तो है नहीं कि नो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, तो ट्रांसफ़र पॉलिसी तो अवेलेबल है, तो आ जाएंगे 1-1.5 साल बाहर मजा करके आ जाइए, क्या दिक्कत है। अब चलो बात करते हैं कि रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया, D43 पोस्ट भी मिल गई आपको PASA की। उसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद आपको जो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, कौन सी है, www.indiapost.gov.in। ये वेबसाइट थोड़े दिन से स्लो पड़ी हुई है, कुछ इस पर काम चल रहा है सर्वर पे, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। अभी आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म है ना, वो इसी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, www.indiapost.gov.in। इस वेबसाइट पे प्रेफरेंस फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। उसमें आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी, आपकी स्टेट प्रेफरेंस मांगी जाएगी, आपको स्टेट प्रेफरेंस बननी है, फिर आपके रैंक के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस मिल जाएगी। अच्छा, मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं जो OBC से UR में सेलेक्ट हुए हैं या EWS से UR में सेलेक्ट हुए हैं, तो जिस कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, आपकी जो पोस्टिंग होगी वो रैंक के वाइज होगी। वो जिस कैटेगरी में सेलेक्ट, जैसे UR सेलेक्ट हुआ ना, तो UR में ही आप कंसीडर किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो आपका पोस्टिंग होगी आपकी OBC से हो जाएगी, UR से भी होगी। तो आपको प्रेफरेंस फॉर्म www.indiapost.gov.in पे अवेलेबल हो जाएगा। उसमें आप स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म डालिएगा। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इससे हमें पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट लेना है, वो कैसे पता चलेगा। भाई फॉर्म में ही आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे किसी को PAPO चाहिए तो फॉर्म में PAPO पर भर दो, उसके बाद PACORO भर दो। अगर किसी को PRMS चाहिए तो वो PRMS भर सकता है, SARMS होगा, क्या होगा, SARMS सॉर्टिंग असिस्टेंट RMS होगा। जो आप प्रेफरेंस ऊपर भरेंगे ना, वही आपकी कंसीडर की जाएगी। आपके नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी, नहीं तो उससे नीचे वाली मिल जाएगी, उससे नीचे वाली मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल मत डरिए कि हम कैसे प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे, कि बड़ा डर लग रहा है, कुछ नहीं। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट विजिट करते रहिए रेगुलर। इस समय थोड़ी स्लो पड़ी, उस पर प्रेफरेंस फॉर्म मिलेगा, प्रेफरेंस फॉर्म आप भर दीजिएगा। आपको जो स्टेट लग रहा है, जो स्टेट आपके लिए सूटेबल है, वो पूरा स्टेट भर देंगे। फिर प्रेफरेंस फॉर्म के बाद आपका सर्किल अलॉटमेंट हो जाएगा। सर्किल अलॉटमेंट के बाद क्या होता है, जैसे CORO वाले होते हैं उनको तो सर्किल ऑफिस ही मिलता है। हर स्टेट का एक सर्किल ऑफिस होता है और 2-3-4-5 रीजनल ऑफिस हो सकते हैं, वो डिपेंड है स्टेट के ऊपर, कितना स्टेट बड़ा है, ठीक है। और बाकी PAPO का फिर क्या होता है, डिवीज़न अलॉटमेंट होता है। डिवीज़न मतलब एक स्टेट में बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं, वो डिवीज़न अलॉटमेंट होता है PAPO का। फिर उन डिवीज़न में किस ऑफिस में जाना है वो आपको डिसाइड होता है, वो डिवीज़न से डिसाइड होता है। तो प्रेफरेंस फॉर्म के बाद आपको स्टेट मिल जाएगा और डिवीज़न मिल जाएगा। उसके बाद क्या हो, अटेस्टेशन फॉर्म आता है।
क्या आता है, अटेस्टेशन फॉर्म आता है। ये आपको ऑनलाइन आ जाएगा, पहले ऑफलाइन आता था। अब देखो वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है, ऑनलाइन भी भेज सकता है, ऑफलाइन भी भेज सकता है। अटेस्टेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, वो भी वेबसाइट पे ही आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म में आपकी सारी पर्सनल डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। उस अटेस्टेशन फॉर्म को आपको लेके अपने जहाँ भी आपको ज्वाइन करना होगा वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे किस डिवीजन में ज्वाइन करना है, या किस सर्किल में ज्वाइन करना है, या किस रीजनल ऑफिस में ज्वाइन करना है। उस ऑफिस में जाके आप प्रेजेंट होंगे, आप अटेस्टेशन फॉर्म देंगे, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। फिर आपको वो एक मेडिकल के लिए एक लेटर देंगे, और जहाँ भी आप गए हैं ना वहाँ का कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे जाके आपको अपना मेडिकल कराना होगा। मेडिकल की रिपोर्ट्स ले आएंगे, मेडिकल की रिपोर्ट्स आप कंसर्न अथॉरिटी को सबमिट कर देंगे। जैसे वो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, फिर डीवी भी चलेगा साथ में, ठीक है, क्योंकि इस बार डीवी तो डिपार्टमेंट ही कराएगा, पहले एसएससी करा लेती थी, तो डीवी भी आपका कंसर्न अथॉरिटी ही चेक करेगी, सारी डिटेल करेगी, डीवी कराएगी, मेडिकल सबमिट कर देंगे। जब कंसर्न अथॉरिटी को सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, वो उससे संतुष्ट हो जाएंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट क्या रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाएंगे, आपके नाम का एक ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएगा। आप उस ऑफिस में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जिस दिन आपने ज्वाइन किया वहाँ से ही आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका प्रोसेस है। मतलब अभी प्रेफरेंस फॉर्म के बाद अलॉटमेंट के बाद अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन के बाद डीवी के साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ आपका नाम आएगा ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई। डियर जो भी आपका नाम है, आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। ये तो सिंपल सा फंडा होगा, अभी आगे का। अच्छा, और कुछ मैं बता देता हूँ। मैंने पोस्टल असिस्टेंट में पीए पीओ के बारे में बता दिया था, ऐसे के बारे में बता दिया था। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर पीए एसबीसीओ पीए सीआरओ के बारे में बता दो, मैं वो भी बता देता हूँ। देखो पीए एसबीसीओ जो ब्रांच है ना या कैडर है ना, ये मर्ज होके पीए पीओ में चला गया है। पहले पीए एसबीसीओ हुआ करता था, लेकिन अब ये मर्ज होकर पीए पीओ में चला गया है। जो पहले वाले पीए एसबीसीओ थे उनको एक टाइम लिमिट दी गई थी कि आप इस टाइम लिमिट के अंदर पीए पीओ को एक्सेप्ट कर लें, नहीं तो आप पीए एसबीसीओ में रह जाएंगे। देखो जिन जिन लोगों ने पीए पीओ एक्सेप्ट कर लिया था वो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ट्रांसफ़र उनके जल्दी हो जाएंगे। पीए एसबीसीओ में थोड़ा घाटा हो जाएगा। अच्छा, पीए एसबीसीओ का काम क्या होता है? पीए एसबीसीओ का काम वाउचर्स को चेक करना होता है। जैसे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में गए, आपने 1000 रुपये जमा किए या 2000 रुपये निकाले, तो आपके लिए एक वाउचर भर के देते हो ना, एक पर्ची भर के देते हो ना। बैंक में भी जाओगे तो कहीं भी जाओगे, पोस्ट ऑफिस में गए ना तो डिपॉजिट स्लिप भर के दोगे या विड्रॉल स्लिप भर के दोगे, ठीक है। तो ये जो स्लिप है इसमें आप नाम वगैरह अमाउंट वगैरह ये लिखोगे, ये सब करोगे ना, तो ये स्लिप छोटे वाले मतलब सब ऑफिस से हेड ऑफिस से जा, सब ऑफिस में से भी निकल के हेड ऑफिस जाती है, हेड ऑफिस से हेड ऑफिस में रहती है। तो यार ये सारी स्लिप किसके पास जाती हैं? एसबीसीओ के पास जाती हैं। एसबीसीओ क्या करता है, एक एक वाउचर को चेक करता है कि इस बंदे ने अगर विड्रॉल किया है, जो पोस्टल असिस्टेंट बैठा है पोस्ट ऑफिस में, इसने विड्रॉल किया है, इसने साइन चेक किए कि नहीं किए। साइन अगर चेक किए हैं तो जो यहाँ पे सिग्नेचर हैं अवेलेबल हैं वो साइन मैच हो रहे हैं उससे कि नहीं हो रहे हैं, या जो उसने अमाउंट 1000 रुपये का डिपॉजिट किया है तो 1000 ही रुपये डिपॉजिट हुए, ऐसा तो नहीं 500 डिपॉजिट हो गए, या अगर 2000 रुपये विड्रॉल किए हैं तो 2000 हुए, ऐसा तो नहीं ज़्यादा या कम हो गए। ये सारी चेक करता है। अगर इनमें कोई त्रुटि पाई जाती है, अगर कोई त्रुटि पाई जाती है कि सिग्नेचर नहीं मिल रहा है या साइन नहीं हुए, तो एसबीसीओ क्या करता है, ऑब्जेक्शन रेज कर देता है। ऑब्जेक्शन रेज करता है, ऑब्जेक्शन फिर कंसर्न्ड ऑफिस को जाता है जिस ऑफिस से वो ट्रांजैक्शन होता है। फिर ऑब्जेक्शन के बाद वो ऑब्जेक्शन सेटलमेंट करना पड़ता है कस्टमर से मिलके। अगर साइन नहीं तो साइन कराएंगे, या कुछ एरर आई है वो एरर को पूरा करेंगे, फिर वो एसबीसीओ के पास ऑब्जेक्शन जाता है। मेन काम एसबीसीओ का जो है वो क्या रहता है, वाउचर्स चेकिंग का। और एसबीसीओ की मेनली पोस्टिंग जो होती है वो हेड ऑफिस में होती है। बाकी अन्य सब ऑफिसेज में एसबीसीओ नहीं बैठता है, एसबीसीओ सिर्फ हेड ऑफिस में ही बैठता है। वहीं उसमें एसबीसीओ की क्या होती है, ब्रांच होती है, ठीक है। तो एसबीसीओ में क्या होता है ना, एसबीसीओ में आपका रोटेशनल ट्रांसफ़र के बाद डिवीज़न चेंज हो जाता है। देखो पोस्टल डिपार्टमेंट में हर 3 साल के बाद रोटेशनल ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, देखो पीएपीओ का फ़ायदा बताऊँ मैं आपको। जैसे पीएपीओ में आप काम कर रहे हैं तो पीएपीओ में आप जिस डिवीज़न में काम कर रहे हैं, जैसे गाज़ियाबाद डिवीज़न में जैसे काम कर रहे हैं आप, तो गाज़ियाबाद डिवीज़न में आप किसी एक ऑफिस में हैं पीएपीओ में, 3 साल के बाद अगर रोटेशनल ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उसी डिवीज़न के अंदर आसपास का कोई भी ऑफिस ले सकते हैं। आपसे प्रेफरेंस भी मांगी जाती है रोटेशनल ट्रांसफर में कि आप किस ऑफिस जाना चाहते हैं, तो उसी ऑफिस में मतलब विद इन अ डिवीज़न आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। और पीएसबीसीयू का क्या होता है, आपका डिवीज़न चेंज होना पड़ेगा। जैसे गाज़ियाबाद डिवीज़न से आपको क्या पता है लखनऊ जीपीओ डिवीज़न मिल जाए, या कानपुर सिटी डिवीज़न मिल जाए, कानपुर डिवीज़न मिल जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि थोड़े लंबी पोस्टिंग या लंबे ट्रांसफ़र हो जाएगा
3 साल के बाद, क्योंकि 3 साल के बाद रोटेशनल ट्रांसफ़र तो होना ही होना तय है। PAPO में लोगे तो अपने सिटी के सिटी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और गाज़ियाबाद बता रहा हूँ, PSBCO में आपका क्या होता है कि आपका सिटी भी चेंज हो जाएगा, डिवीज़न चेंज होगा, सिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात PSBCO के बारे में थी। अगर हम बात कर लें PSCO RO की, PA सर्किल ऑफिस और रीजनल ऑफिस की, देखो हर स्टेट में एक सर्किल ऑफिस होता है, जैसे महाराष्ट्र का मुंबई में है, यूपी का लखनऊ में है, ठीक है, मोस्टली कैपिटल में रहता है। सर्किल ऑफिस में जो भी लोग बैठते हैं, बहुत सर्किल ऑफिस में एक्चुअली बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। जो PACO RO ये सर्किल ऑफिस में अगर जो अपॉइंट हुआ है, उसको क्या करना होता है, पूरा ड्राफ्टिंग का काम होता है, मीन्स उसको पूरा ड्राफ्टिंग करना है। तो वो एक ब्रांच में उसकी पोस्टिंग मिलती है, उस ब्रांच में 1 लोग भी हो सकते हैं, 2-3 लोग भी हो सकते हैं, कोई हेड भी हो सकता है। जैसे मैं जनरल बात करूँ, जैसे PLI ब्रांच है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरे स्टेट में PLI से रिलेटेड क्या बिजनेस हुआ, कितनी PLI पॉलिसी हुई, कितना डिसबर्समेंट हुआ, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन करके आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, सब ऑफिस से, डिवीज़न ऑफिस से, रीजन ऑफिस से, उसकी रिपोर्ट बनती है, और रिपोर्ट बनने के बाद आप अपने कंसर्न अथॉरिटी को सौंप देते हैं। इसमें मतलब मेन आपका ड्राफ्टिंग काम, लेटर बनाना है, कुछ करना, या कोई भी किसी को चार्जशीट मिली है वो चार्जशीट टाइप करना, या किसी को पनिशमेंट देना, या किसी का एक्सीलेंट लेटर बनाना, मतलब मेनली ड्राफ्टिंग का काम होता है। और आप पूरे स्टेट को मॉनिटर कर रहे होते हो, वो पूरी ब्रांच होती है, वो पूरे स्टेट को मॉनिटर कर रही होती है। आप नीचे से रिपोर्ट मंगाते हो, रिपोर्ट सेंड करते हो, कोई सर्कुलर आता है सर्कुलर सेंड करते हो, और अपना मतलब एक कनेक्शन होता है आप नीचे वाले ऑफिस से अपने ऊपर अधिकारियों के बीच, ठीक है। ऐसे ये तो सर्किल ऑफिस की बात करती है। और रीजनल ऑफिस की अगर बात करें तो एक स्टेट में बहुत सारे रीजनल ऑफिस हो सकते हैं, जैसे किसी में 3 या 4 होते हैं। फिर रीजनल ऑफिस का भी यही काम होता है, ठीक है। रीजनल ऑफिस का क्या काम होता है कि नीचे, उसके नीचे बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। रीजनल में क्या होते हैं, डिवीजन्स होते हैं, डिवीज़न 1, 2, 3, डिपेंड ऑन कितना बड़ा हमारा रीजन है। तो इस डिवीज़न से डाटा कलेक्ट करना होता है। इसमें भी ब्रांचेज होती हैं, ये भी आगे वो सर्किल ऑफिस को रिपोर्ट करता है। इसमें भी अगर आप होंगे तो इसमें भी मेन काम आपका ड्राफ्टिंग का होगा, ठीक है। बैक ऑफिस का होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है ये। तो इसमें क्या होता है, मेन ड्राफ्टिंग का काम होता है, रिपोर्ट्स तैयार करना होता है, डाटा कलेक्ट करना होता है, नीचे से डाटा कलेक्ट करके ऊपर आपको भेजना पड़ता है, या ऊपर से कोई डाटा है उसको नीचे से कलेक्ट करना होता है। आदान प्रदान का मोस्टली काम होता है CO RO में, ठीक है। तो ये सिंपल था, और ठीक है। तो आई थिंक मैंने PAPO के बारे में बता दिया, पोस्टल असिस्टेंट के बारे में तो पूरा बता दिया था, सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में बता दिया था, और PASBCO तो ब्रांच मर्ज हो चुकी है। PACO RO के बारे में बता दिया। PACO RO की वैकेंसी बहुत ही कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, जिनकी अच्छी खासी रैंक होती है उनको ही मिलता है। 5 डेज़ वर्किंग होती है, ठीक है। कहने को होती है, वर्कलोड ज़्यादा होता है तो आपको जाना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो ये बात है, मोस्टली लोगों को PAPO ही मिलेगा, और सबको होम पोस्टिंग नहीं मिल सकती। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, अगर नहीं मिल रही है इत्मीनान से जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ समय के बाद आप अपनी होम पोस्टिंग में ले लेंगे, ठीक है। और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ जब मुझे समय मिलता है। मेरी लाइफ भी थोड़ी बिजी है, पर मुझे जब भी समय मिलता है मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लगा हो कुछ वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा, जिससे आपको फर्दर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।